Hi everyone, welcome back to this lecture. This is Sakshi Mishra. So, in last lecture, we had seen about cancer part first, which had a basic introduction along with the classification as well as carcinogens. So, if you are new now to this part, just do one thing. Please just go and search to this channel or scroll down to this channel, the cancer part first, by which you can understand and get all the concept, basic concept basically of cancer cell. Now here we are gonna to discuss about the cancer part second. So stay tuned with me till the last by getting all the properties of cancer cell along with the Warburg effect. Okay, so let's try to understand about the properties of cancer cell. We had seen cancer cell properties, okay, line by line, which had include the, okay, yes, which had density dependent inhibition, immortalization, no apoptosis, angiogenesis, contact inhibition, suppression of immune cells, uncontrolled cell growth division, invasiveness and metastasis. Okay, तो हमने देखा था डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन, एक एक लाइन, इमोर्टलाइजेशन, नो एपोप्टोसिस. इसमें से इमोर्टलाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो कैंसर सेल होते हैं वो मरते ही नहीं है, ठीक है, ये इमोर्टल होते हैं, इमोर्टल होते हैं. इनमें कोई भी फॉल्टेज होती है ना कि सेल्स में, अगर कैंसर सेल में कोई भी फॉल्टेज होती है तो उसकी डेथ नहीं करवाना जानते हैं, ये अमर होते हैं. ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी. एंड नो एपोप्टोसिस, ये पीसीडी विच मीन्स प्रोग्राम सेल डेथ को क्या करते हैं, रोक करके रखते हैं, नहीं होने देते सेल को. और इनमें से हमने देखा था सप्रेशन ऑफ इम्यून सेल्स, इम्यून सेल्स से छुप करके रखते हैं जो हमारे इम्यूनिटी से रिलेटेड सेल्स होते हैं, जो कि मीन्स अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो जो इम्यून सेल्स होते हैं, टी सेल, बी सेल, उनको रिकग्नाइज करते हैं नॉर्मल सेल्स में, बट कैंसर सेल उनसे हाइड होकर के रहते हैं. ठीक है, अनकंट्रोल्ड तरीके से सेल की ग्रोथ देखी थी, डिवीजन देखा था, और इन्वेजिवनेस एंड मेटास्टासिस. तो जो इसमें से न्यू है, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट. ओके, so yes, density, the first is a density dependent inhibition. What is this? Let's see. Normal cells proliferate until they reach final density. जो समझने की कोशिश करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, कि जैसे कि आपको प्रॉपर्टीज कैंसर सेल की ना मीन्स लर्न रहे फॉर एवर, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है. बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड देन नथिंग इज impossible. Okay, let's try to understand and stay with me till last video, and trust me, you are gonna to learn all the things. So normal cells proliferate until they reach final density. जो normal cells होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो प्रोलाइफरेट करते हैं अंटिल, जब तक कि वो फाइनल डेंसिटी तक नहीं पहुंच जाते. ठीक है, कोई भी फाइनल डेंसिटी होती है नॉर्मल सेल की. डेंसिटी मतलब फाइनल डेंसिटी से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा एरिया, ठीक है, जहां तक उनको पता है कि हमें किसी भी एक सर्टेन पॉइंट तक ही डिवाइड करना है, उसके बाद हमें डिवाइड नहीं करना है. तो नॉर्मल सेल को ये पता होता है कि हमें एक सर्टेन पॉइंट पे ही तक ही डिवाइड करना है. ठीक है, और उसके बाद वो प्रोलाइफरेट करना बंद कर देते हैं. दे स्टॉप ग्रोविंग एंड इंटर्स इनटू द क्वीसेंट स्टेज G0. ये ग्रोविंग, उसके बाद क्या होता है कि स्टॉप ग्रोविंग, अब ग्रोथ को रोक देते हैं, एक सर्टेन पॉइंट तक डिवाइड करेंगे और फिर उनको पता हो जाएगा कि अब ये लिमिटलेस होगा, अगर हम और ज्यादा डिवाइड करेंगे तो उसको क्या करते हैं, वो रोक देते हैं और इंटर कर देते हैं क्वीसेंट स्टेज G0 या G0 भी बोलते हैं. क्वीसेंट स्टेज G0 क्या होता है, ये सेल साइकिल का सीक्वेंस होता है. सेल साइकिल में बेसिकली G1S, G2, M, ये सेल साइकिल चलती है.
ठीक है। G1 जो होती है 11 आवर के लिए चलती है, S जो है वो 8 आवर के लिए चलती है, और ये 4 आवर के लिए चलती है, और M जो है 1 घंटे के लिए चलती है। तो टोटल 24 आवर की ये साइकिल होती है। जो कभी भी सेल डिवाइड होता है ना, कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवाइड हो रहा है, तो ये सारे साइकिल चलते हैं। और एक होता है जी नॉट साइकिल, जी नॉट फेज। जी नॉट फेज में क्या होता है कि जब कोई भी सेल को डिवाइड नहीं करना होता है ना, तो वो वहां पे जाकर के रेस्ट करता है। तो जो जी नॉट होता है ना, ये रेस्टिंग फेज होता है। जब कोई भी साइकिल, कोई भी सेल को डिवाइड नहीं करना होता है, तो ये इस फेज में चला जाता है। वही यहाँ पे डिफाइन किया गया है। बट द कैंसर सेल्स आर नॉट सेंसिटिव टूवर्ड डेंसिटी डिपेंडेंट। बट कैंसर सेल के पास कोई भी ऐसा डेंसिटी डिपेंडेंट कोई भी सेंसिटिवनेस नहीं होता है, ठीक है। व्हेन दे रीच टू डेफिनिट डेंसिटी, जब ये एक डेफिनिट डेंसिटी तक पहुंच जाते हैं, ओके, ग्रोथ या डिवीजन करने के मतलब वो सीक्वेंशियल तरीके से ग्रोथ डिवीजन करते रहते हैं, स्टिल दे डू नॉट स्टॉप एंड कंटिन्यूअसली ग्रो। फिर भी ये इनको मतलब एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि अब उसके अंदर, उसके बाहर डिवाइड नहीं करना है, फिर भी ये अपने आप को डिवाइड करना रोकते नहीं है, बंद नहीं करते हैं, और कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। तो ये है डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन, जो कि एक कैंसर सेल की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे डायग्राम में मैं दिखाती हूँ जूम करके फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सी हियर, ओके, हियर सी it's a normal cell, okay, yeah, it's a normal cell, okay, it's a normal cell। normal cell में क्या हुआ, सेल का प्रोलाइफरेशन। सेल का प्रोलाइफरेशन मीनिंग डिवीजन, डिवीजन, सेल की डिवीजन होना स्टार्ट हुई, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है, फिर सेल बिकम क्विसेंट। अब एक सर्टेन पॉइंट पे जाकर के अब सेल को पता लगा, क्योंकि ये कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से ना, बातचीत कर रहे हैं, अब इनको पता चलेगा कि अब हमें डिवाइड नहीं करना है, अब ये लिमिट के बाहर होगा अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये नॉर्मल सेल है, ये कम्युनिकेट करना जानते हैं, इसीलिए अब अपने डिवाइडेशन को ये क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। और स्टॉप करने के लिए इनको कहाँ जाना पड़ेगा, क्विसेंट स्टेज में जाना पड़ेगा, G0 या G0 स्टेज में इनको जाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, सेल को स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे प्रोलाइफरेशन स्टार्ट हो गया। दिस इज द नॉर्मल सेल, दिस वॉज द नॉर्मल सेल ऑब्वियसली। व्हाट अबाउट द ट्यूमर सेल? ट्यूमर सेल जब प्रोलाइफरेट होना स्टार्ट हुए ना, इन्होंने प्रोलाइफरेट किया, ठीक है, प्रोलाइफरेट इन्होंने किया, बट एक सर्टेन पॉइंट पे जाकर के इनको रुकना चाहिए, बट क्या ये नहीं रुकते, ये डिवाइड करते जाते हैं। सेल प्रोलाइफरेशन कंटिन्यूअस, यहाँ पे लगातार कंटिन्यूअस सेल की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, अनलिमिटेड तरीके से ग्रोथ हो रही है सेल की। इसीलिए इसको कह रहे हैं क्या कि जो सेल का इसीलिए ये प्रोलाइफरेशन क्या है कि कॉज कर रहा है सेल का, ठीक है। नॉर्मल सेल जो है ये प्रोलाइफरेशन के बाद मीन्स एक सर्टेन पॉइंट पे जाकर के रुक जाता है, अपना ग्रोथ नहीं होने देता। बट जो कैंसर सेल होते हैं ना, ये अपने सेल को ग्रोथ करवाते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वही है कि एक नॉर्मल सेल कैसे, एक नॉर्मल सेल था, जब उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पता लगा अब उसको डिवाइड नहीं करना है, तो वो क्या हो रहा है, वो स्टॉप कर ले रहा खुद को, अब वो डिवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है कैंसर सेल की प्रॉपर्टी, एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस की मीनिंग समझते हैं पहले, क्या होती है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस की मीनिंग होती है कि नए ब्लड वेसल का फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल्स। वी ऑल ऑलरेडी नोन दैट कि आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं हमेशा बनते रहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ जो होती है 120 डेज की होती है। अगर वो कोई भी उनके अंदर फॉल्ट नहीं है, कोई भी डिजीज नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, फिर भी वो चाहे डिजीज वाले आरबीसी सेल्स हो, रेड ब्लड सेल्स हो, या विदाउट डिजीज वाले, उनको उनकी डेथ होना ही होना है 120 दिन के बाद, और उनकी जगह पे नए सेल्स, ब्लड सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, नए आरबीसी सेल्स, दैट मीन रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं।
तो वही उसी को ब्लड वेसल्स मीन्स एंजियोजेनेसिस का मीनिंग होता है न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन, नए ब्लड वेसल का फॉर्मेशन होना ही एंजियोजेनेसिस कहलाता है। तो ये कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज में कैसे कैसे रिलेटेड है एंजियोजेनेसिस, लेट्स सी। कैंसर हैज द एबिलिटी टू स्प्रेड टू द न्यू एडजेसेंट और डिस्टेंट ऑर्गन। कैंसर सेल के पास एबिलिटी होती है स्प्रेडिंग की, ठीक है, ये स्प्रेड करना जानते हैं, ये रुकते ही नहीं एक जगह पे, इनको एक जगह मतलब रुकना अच्छा नहीं लगता, ये घूमते टहलते हुए इनको अच्छा लगता है, ओके। तो ये एडजेसेंट या डिस्टेंट ऑर्गन तक पहुंचते रहते हैं। फिर क्या होता है, एंजियोजेनेसिस इज स्टिमुलेटेड व्हेन ट्यूमर टिश्यूज रिक्वायर न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। एंजियोजेनेसिस व्हिच मींस न्यू ब्लड वेसल का फॉर्मेशन तब स्टिमुलेट होगा जब ट्यूमर टिश्यू रिक्वायर्ड करता है न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन, ठीक है। ट्यूमर टिश्यू रिक्वायर्ड करता है न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को, इसको होल्ड करना, जस्ट होल्ड इट एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड in depth. So next, the development of blood vessels is an essential step in the growth of a tumor. Without vessel, tumor can't grow larger. जो blood vessel का development होता है ना, this is the essential step, बहुत ही जरूरी step होता है growth tumor के लिए, ठीक है। Without vessels, tumor can't grow larger. अब इसकी मीनिंग हम कैसे समझ सकते हैं, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई भी ब्लड वेसल का, हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है ब्लड वेसल से बनी हुई है, ठीक है, और कैंसर सेल स्प्रेड होना जानते हैं। अब ब्लड वेसल्स पूरी की पूरी बॉडी में है, तो कैंसर सेल एंजियोजेनेसिस को ही फॉलो अप कर लेते हैं, ठीक है, उन्हीं से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, जिससे कि उनको क्या होता है, अपना मेटास्टैसिस, उनको इन्वेजिनेट, ये सारे वर्ड्स अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ डीपली। फिलहाल के लिए अभी के लिए क्या है कि मतलब स्प्रेडिंग, वो उनको स्प्रेडिंग करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना और फैलना, ठीक है, या तो बेनाइग्न तरीके से या मैलिग्नेंट तरीके से उनको डिस्पर्स होना अच्छा लगता है। इसीलिए एंजियोजेनेसिस में पूरी की पूरी ब्लड की वेसल्स होती है, तो अगर वो एक जगह पे अफेक्ट कर रहे हैं ना सेल्स को या ब्लड वेसल्स को, तो वो पूरी की पूरी ब्लड वेसल्स को, पूरी की पूरी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं इन अ फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट, when the area around the cells in a tumor start to get too far from a blood vessel, the oxygen and nutrient level start to go to decrease. जब एरिया जो है ना ट्यूमर सेल का स्टार्ट होता है ब्लड वेसल बनाना, ठीक है, ब्लड वेसल से बनना स्टार्ट होता है ट्यूमर सेल्स, तो उस एरिया का जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट होते हैं ना, उनका लेवल क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। इसीलिए जो कैंसर फाइटर होते हैं ना, उनके अंदर बहुत सारी न्यूट्रिएंट की लैकिंग होती है, और उनको इतने सारे ड्रग दिए जाते हैं, उनका कीमोथेरेपी चलता है कि जिससे उनका हेयर फॉल हो जाता है, ठीक है, उनके सिर में एक भी बाल नहीं होता, सारा का सारा हेयर लॉस हो जाता है, क्योंकि हैवी ट्रीटमेंट देते हैं, हैवी ड्रग देते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट, अ डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। अब ऑक्सीजन की लेवल में अगर कमी आ जाती है तो उसको ऑक्सीजन हाइपोक्सिया बोलते हैं। होप यू आर नोइंग ऑलरेडी इट। हाइपोक्सिया ट्रिगर्स द चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द ट्यूमर सेल। और हाइपोक्सिया जो है ना मीन्स लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन, जो है ऑक्सीजन की कमी, ये क्या कर रही है, ये ट्रिगर करती है ट्यूमर सेल के बिहेवियर को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहे कि हम जैसे जैसे ऊपर, ठीक है, ऊंचाई पे चलते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो हमें क्या होता है, सफोकेशन फील होता है। सफोकेशन इन द सेंस ऑक्सीजन, हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। यहाँ पे वी कैन सी बिफोर एंजियोजेनेसिस के पहले ब्लड की वेसल क्या थी, ब्लड की वेसल कुछ ही एरिया में डिस्पोज थी, ठीक है, फैली हुई थी। बट आफ्टर एंजियोजेनेसिस जब ब्लड वेसल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, ब्लड वेसल का फॉर्मेशन हो गया, देन सी क्या हुआ है यहाँ पे, ब्लड वेसल के फॉर्मेशन के बाद ब्लड वेसल के फॉर्मेशन के बाद इतना सारा एरिया यहाँ पे एंजियोजेनेसिस के थ्रू फैल गया। अब सपोज अगर यहाँ पे एक जगह पे कैंसर सेल है या ट्यूमर सेल है, ओके, कैंसर सेल या ट्यूमर सेल है यहाँ एक जगह पे, तो सपोज
एंजियोजेनेसिस के थ्रू पूरी की पूरी ब्लड वेसल की नई नई फॉर्मेशन हो रही है। तो ट्यूमर सेल्स फैलना जानते हैं, स्प्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये इजीली क्या होंगे, एक जगह से दूसरे जगह तक चले जाएंगे और हमारी पूरी बॉडी को जाकर के अफेक्ट करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, रिजल्ट कैंसर। सी हियर आई हैव इंक्लूडेड हियर द डायग्राम फॉर बेसिक क्लियरेंस अबाउट एंजियोजेनेसिस। यहाँ पे देखो, सी कैंसर सेल है, ये पूरी की पूरी ये डिवाइड हो रहा है, और ये एंजियोजेनेसिस, यहाँ पे ब्लड वेसल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये ब्लड वेसल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी के थ्रू ब्लड क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। अब क्या होगा, ये कैंसर सेल, ये तो ब्लड वेसल था, यहाँ पे ये एंजियोजेनेसिस हो रहा है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, और यहाँ पे कैंसर सेल, कैसे कैंसर सेल इन्वेजिनेट हो रहा है, हो करके और ये दूसरी जगह पे जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे, अपने नंबर को जो इन्होंने मल्टीप्लाई करके बढ़ाया है या फिर ग्रोथ करके डिवीजन करके बढ़ाया है, वो वहां पर जाकर के अफेक्ट करेंगे उस ऑर्गन को। इट was about the angiogenesis. Okay, now let's see the next. Yes, it's a contact inhibition. Okay, contact inhibition. So see about the contact inhibition. What is this? Most normal cells stop proliferate till once they have proper growth. We know already about it कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं प्रोलाइफरेशन बंद कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन बंद कर देते हैं जब एक, मतलब तब जब एक प्रॉपर ग्रोथ उनका हो जाता है, कि एक प्रॉपर, जब एक सेल ने एक प्रॉपर तरीके से ग्रोथ किया, अब उनको पता है कि अब हमें नहीं डिवाइड करना है। ठीक है, अब हमने डिवाइड कर लिया है, तो ये क्या करते हैं, ये चले जाते हैं जी नॉट फेज में, वहां पे रेस्ट करते हैं। बट कैंसर सेल क्या होते हैं, प्रोलाइफरेशन सीम्स टू डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्ट। ये इनको कैसे पता चला कि हमें अब डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि ये एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में रहते हैं ना, इसलिए, क्योंकि इनके बीच में क्या होती है, कम्युनिकेशन, बातचीत चलती है, सिग्नलिंग चलती है। ये सेल इधर सिग्नल देता है, सिग्नलिंग करता है, ये सेल इनको सिग्नल देते हैं, ये सेल इनको सिग्नल देते हैं, जिससे कि इनको पता लगता है कि अब हमें क्या करना है, डिवाइडेशन नहीं करना है। तो कॉन्टेक्ट विद अदर सेल, दिस फिनोमिना इज नोन एज, और इसी को बोलते हैं व्हाट, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। ओके, नेक्स्ट, बट कैंसर सेल डज नॉट फॉलो एनी कॉन्टेक्ट एंड हेंस द ग्रोथ कंटिन्यूअस एंड स्कैटर्ड। और कैंसर सेल कोई भी फॉलो नहीं करते हैं कॉन्टेक्ट को, जिससे कि क्या होता है, कंटिन्यूअस और स्कैटरिंग मीन्स उभार जैसा एक स्ट्रक्चर, एक पे एक जो है ना, क्लम्प के तरीके से बनता जाता है। सी हियर डायग्राम, कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है नॉर्मल एंड कैंसर सेल की। नॉर्मल सेल कांटेक्ट इनहिबिशन जानते हैं, मींस कि इनको पता है कि एक तरीके से एक सीक्वेंस में कैसे डिवाइड करना है, और उसके बाद जब हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें स्टॉप होना है, तो फिर उसके बाद हमें डिवाइड नहीं करना है। बट व्हाट अबाउट द कैंसर सेल, नो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन हियर, ये कोई भी फॉलो अप नहीं करते कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में तो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन शो अप किया, बट आफ्टर इन्होंने मल्टी लेयर्ड क्लम्प बना लिया, बहुत सारे क्लम्प बना लिए। अब ये क्या करेंगे, ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली ये क्या करेंगे, क्लम्प बताते जाएंगे, और ये जो होगा ये मैलिग्नेंट में चेंज हो जाएंगे, मैलिग्नेंट या फिर बेनाइन ट्यूमर में दे आर गोइंग टू चेंज। ओके, तो ये था अबाउट द कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट properties of cancer cell, and yes, it's a invasiveness and metastasis. It's a very confusing, but I have made it easy for it. So let's see what is the difference between this invasiveness and metastasis. Try to understand this. Spreading in the local area, which means अगर कोई भी सेल है ना, ठीक है, सपोज करते हैं ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसके एपिडर्मिस वगैरह होंगे स्ट्रक्चर में। सपोज यहाँ पे कोई इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ, इस सेल को क्या हुआ, इन्फेक्ट हुआ, फिर ये क्या हुआ, ये मूव करके इसी सेल के अंदर यहाँ पे इन्फेक्शन पहुंचाना स्टार्ट किया।
इस सेल को इन्फेक्ट करना स्टार्ट किया। मीन्स वो जिस सेल में था ना, उसी अगल बगल, मतलब अपने लोकल एरिया में ही अपने सेल को क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे इन्वेजिवनेस। एंड मेटास्टासिस, मेटास्टासिस की मीनिंग होती है डिफरेंट लोकेशन। डिफरेंट लोकेशन विच मीन कि कोई भी ऑर्गन सपोज अगर हर्ट है ना, या फिर सपोज करते हैं लंग्स है, हमारा लंग्स है, यहाँ पे क्या हुआ, कैंसर सेल का फॉर्मेशन हुआ। ओके, कैंसर सेल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ। अब ये लंग से कैंसर सेल कहाँ गए, ये हर्ट में जाने लग गए। मीन्स ये कैंसर सेल लंग से हर्ट में गए, तो ये एक ऑर्गन से क्या हो रहे हैं, ये डिफरेंट ऑर्गन में जा रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट लोकेशन पे जा रहे हैं, विच मीन्स मेटास्टासिस। ओके, यहाँ पे इन्वेजिव मेटास्टासिस का ऐसा जनरल मीन्स होता है कि कैंसर सेल जो होते हैं ना, एक जगह पे रुकना नहीं चाहते हैं, इनको घूमना बहुत पसंद होता है। ये कुछ भी अगर कैंसर सेल या ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ, तो ये क्या करेंगे, ग्रोथ कर करके अब लगेंगे दूसरे एरिया पे पहुंचने, दूसरे सेल के पास जाने, हाल खबर लेने की उधर क्या चल रहा। ओके तो ये है इन्वेजिवनेस। आई होप इन्वेजिव एंड मेटास्टासिस क्लियर। इन्वेजिवनेस की मीनिंग लोकल एरिया पे पहुंचना, ठीक है, उस सेल को इन्फेक्ट करना। और इन्वेजिवनेस मेटास्टासिस की मीनिंग एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचना। नेक्स्ट, कैंसर सेल जनरली नीड टू स्प्रेड एंड मल्टीप्लाई एट न्यू साइट इन द बॉडी इन ऑर्डर टू किल अस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड मेटास्टासिस। और मेटास्टासिस जो होता है ना, ये कैंसर सेल की जो ये प्रॉपर्टी है मेटास्टासिस वाली, यही रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली कि बहुत सारे डेथ हो रहे हैं। अप्रॉक्स 90% मेटास्टासिस रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर एसोसिएटेड डेथ के लिए, ठीक है। जो जितने भी डेथ होते हैं कैंसर से रिलेटेड मेटास्टासिस, अगर वो एक जगह पे रुक जाए तब तो उनको थेरेपी देकर के, उनको लॉट ऑफ ड्रग्स देकर के उनको वही किल कर दिया जाए, ठीक है, और सारी रिमेनिंग सेल्स को, अनइफेक्टेड सेल को सेव कर लिया जाए। बट ये एक जगह पे रुकते नहीं ना, ये ट्रांसफर करते रहते हैं, ये ट्रांसफर होते रहते हैं, मेटास्टासिस करते रहते हैं, इन्वेजिवनेट होते रहते हैं। ओके, एट अदर लोकेशंस इट कैन पेनिट्रेट इनटू लिम्फेटिक एंड ब्लड वेसल्स। और दूसरे जगह पे जाते हैं तो वो लिम्फेटिक और ब्लड वेसल दैट इज एंजियोजेनेसिस उसको पेनिट्रेट कर देते हैं, और लिम्फेटिक दैट इज ब्लड सेल्स हमारे आरबीसी को क्या करते हैं, पेनिट्रेट करके वहां पे अपने, ठीक है, अपने खुद को सर्वाइवल के लिए मल्टीप्लाई करना या ग्रोथ करना, डिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो सी हियर इज अ ब्यूटीफुल डायग्राम। ओके, लेट मी जूम इट। Yes, you can see here it's a milk duct. Okay, is the structure of milk duct. यहाँ पे एक नॉर्मल क्या था मिल्क डक्ट का स्ट्रक्चर। मिल्क डक्ट मीन्स हमारी मेमरी ग्लैंड। ओके, मेमरी ग्लैंड के सेल्स हैं, वहां पे डक्ट है। यहाँ पे एक सेल में क्या हुआ, एक सेल में इंफेक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, एक सेल में यहाँ पे इंफेक्शन स्टार्ट हुआ, सिंगल ट्यूमर इनिशिएटिंग सेल यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब क्या हुआ, इसने ट्रांजिएंट जीनोमिकली इनस्टेबिलिटी मीन्स इन्होंने ट्रांजिएंट स्टार्ट किया जीनोमेटिकली, मतलब अब इनके जीन्स थे ना, इन्होंने क्या किया, डिवाइड करना स्टार्ट किया। एक लोकल एरिया पे इन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट किया, और ग्रेजुअली देखने को क्या मिला कि इन्होंने क्या किया, ट्यूमर सेल बनाना स्टार्ट कर दिया, इन्वेजिनेट कर गए और कैंसर सेल बनाना स्टार्ट किया। तो एक ही नॉर्मल सेल या लोकल सेल में हो रहा है ना, दिस इज हैपनिंग इन लोकल सेल या लोकल एरिया ऑफ सेल। तो हम इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं invasiveness property of cancer cell. Okay, now see what about the metastasis. See, cancer cell या कैंसर फोकाई दैट मीन एक क्लम्प कैंसर सेल का इन्होंने बनाया एक दूसरे ऑर्गन में। सपोज यहाँ पे था हमारा लंग्स, ठीक है, लंग्स था। अब ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू इसने क्या किया, अपने को मेटास्टासिस किया, ठीक है, मतलब ट्रांसफर किया। अब ये यहाँ पे आए, धीरे धीरे ये और ट्रांसफर करेंगे। सपोज इधर हर्ट है, ये हर्ट के पास चले गए,
तो कैंसर सेल यहाँ पे मेटास्टासिस का शो कर रहे हैं, मेटास्टासिस कर रहे हैं। और सी दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, इट्स स्टेनिंग ऑफ ट्यूमर सेल और कैंसर सेल विच आर इमेजिनेट और मेटास्टासिस, अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये रियल पिक्चर है और बहुत ब्यूटीफुल है। सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट feature of the cancer cell, lower growth factor requirement. What is about it? What is the meaning of this? Let's see. Okay. पहले ग्रोथ फैक्टर की रिक्वायरमेंट लोअर, मतलब कोई भी ग्रोथ फैक्टर की रिक्वायरमेंट इनको बहुत कम होती है कैंसर सेल की। ग्रोथ फैक्टर मीन्स क्या होता है कि कोई भी ऐसा ग्रोथ फैक्टर मीन्स प्रोटीन। हमारी ग्रोथ कैसी होती है, हमें बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स, अमाइनो एसिड, प्रोटीन सब कुछ चाहिए होते हैं। तो प्रोटीन जो कि सेल्यूलर ग्रोथ को स्टिमुलेट करे, बढ़ाए ना, उसको ग्रोथ फैक्टर, ऐसा कोई फैक्टर जो प्रोटीन से रिलेटेड हो, कोई भी ग्रुप हो प्रोटीन का और सेल्यूलर ग्रोथ करवाए, ठीक है, ग्रोथ को, सेल को बढ़ाए, नंबर में बढ़ाए या फिर कह सकते हैं साइज में बढ़ाए, तो सेल्यूलर ग्रोथ। तो दे हेल्प इन द सेल्यूलर डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन एज वेल। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सेल्यूलर डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन के मतलब के लिए। ग्रोथ फैक्टर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मेनी टिश्यूज। जो ग्रोथ फैक्टर होता है ना हमारा, जो सेल्यूलर ग्रोथ स्टिमुलेट करता है, बहुत सारे टिश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर एक्स्ट्रा। ये सारे के सारे क्या है, ये ग्रोथ फैक्टर्स है, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर जो कि हमारा स्टिमुलेशन कराते हैं सेल के लिए, सेल को स्टिमुलेट कराते हैं और उनको क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं कि अब उसको ग्रोथ करना है, ओके, ग्रोथ करना है सेल को। ये सारे के सारे सिग्नलिंग के पार्ट है। उसमें CSIR नेट के एग्जामिनेशंस में ये सारे यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इस पे कुछ लेक्चर्स बनाऊं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, कैंसर सेल ग्रोज विदाउट अप्रोप्रिएट सिग्नल्स। कैंसर सेल्स ग्रोज, अगर कैंसर सेल को कोई भी अप्रोप्रिएट सिग्नलिंग नहीं मिलती है ना, उनको ग्रोथ फैक्टर नहीं मिलता, फिर भी वो ग्रो करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, नाउ डेज इट्स अ वेरी सीवियर डिजीज। यस यस, तो फॉर ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सेल्स विदाउट एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है, एक हार्मोन है, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर मीन्स जो ब्रेस्ट के कह सकते हैं कि ग्रोथ के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है ना, वो होता है HER2, जिसको कि ETBR भी, ERB2 भी बोलते हैं, सॉरी। ये क्या होता है, ये रिसेप्टर होता है, ठीक है, ये रिसेप्टर होता है। और ये क्या होता है, हार्मोन, ये एस्ट्रोजन, ये लिगेंड होता है। इन दोनों के बीच में लिगेंड होता है, इन दोनों के बीच में सिग्नलिंग चलती है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया एस्ट्रोजन, और ये है यस इसका रिसेप्टर, जिसका नेम है HER2, HER2, ठीक है। बेसिकली ये ब्रेस्ट सेल्स को ग्रो करवाते हैं। बट अगर बाई चांस HER2 जो है ना, HER2 में म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, म्यूटेशन इन द सेंस कोई भी सडन चेंजेस हो जाते हैं जीन्स के लेवल पे, डैमेज हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो ये HER2 जो जीन्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा सेल मींस ग्रोथ फैक्टर को प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। अब क्या होगा, बहुत ही ज्यादा ब्रेस्ट सेल की ग्रोथ होगी, तो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हो रही है, विच मीन्स this is going to give a severe disease which is breast cancer, okay. So here is the TGF beta, ये सभी ग्रोथ फैक्टर है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में इसको लिखा हुआ है CTGF, KGF, PDGF एंड VEGF वेसिकुलर, ओके, EGF एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, TGF बीटा। तो ये सारे ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है। अगर इनकी नंबर या इनका कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर कम भी रहे ना, तो फिर भी कैंसर सेल क्या करते हैं, वो खुद को डिवाइड करना जानते हैं, वो खुद को डिवाइड कर लेंगे। सो लेट्स सी द नेक्स्ट,
Yes, it's a very important, very much important, you can say, Warburg effect in the cancer cell, and it's a very confusing. But stay with me, and I will make you understand. Trust me. Okay, let's see what is the Warburg effect. Yes. तो वर्बर्ग इफेक्ट क्या होता है कि पहले जान लेते हैं वर्बर्ग इफेक्ट कैंसर सेल में। जानने से पहले हम थोड़ा सा ग्लाइकोलिसिस के बारे में जानते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस क्या होती है? व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? एनीवन? यस, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ब्रेकडाउन होता है ना, किसका? ये हम स्टार्टिंग शुरू से 9-10 क्लासेस से पढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस पाथवे, क्रेब साइकिल पाथवे, ठीक है। बहुत सारा पाथवे हम पढ़ते हैं हमारी ब्रीथिंग से रिलेटेड, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ब्रेकडाउन होता है किसका? ब्रेकडाउन ऑफ शुगर। शुगर, शुगर में क्या आता है? ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है किसमें? एनर्जी में, एनर्जी प्लस पाइरुवेट में, ठीक है, पाइरुवेट में। ये होता है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। पाइरुविक एसिड कह सकते हैं या पाइरुवेट कह सकते हैं। और ग्लाइकोलिसिस जो होती है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा। ग्लाइकोलिसिस जो होती है ये 2 टाइप की होती है। आई ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक होती है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, और एक होती है एनेरोबिक ग्लाइकोलिसिस, एनेरोबिक। प्लीज लिसन मी वेरी केयरफुली। ग्लाइकोलाइसिस, ओके। तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है ना, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में यस, सो इट विल बी विजिबल। यस, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में पाइरुविक एसिड बनते हैं, पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एंड आई एम सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग। एंड एनोरोबिक ग्लाइकोलिसिस में लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है। ये तो था एक बेसिक ओवरव्यू अबाउट द ग्लाइकोलिसिस, ओके। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस में ब्रेकडाउन होता है शुगर का, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, बेसिकली एनर्जी और पाइरुवेट में, जिससे कि हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है माइटोकॉन्ड्रिया से, और पाइरुवेट एसिड में उसका 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड में ब्रेकडाउन होता है। और ग्लाइकोलिसिस जो होती है 2 टाइप की होती है, एरोबिक, एनेरोबिक। एरोबिक में पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, एनेरोबिक ग्लाइकोलिसिस में लैक्टिक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये इट्स अ बेसिक। सो नाउ सी वर्बर्ग इफेक्ट इन द कैंसर सेल। The use of glycolysis to produce energy in the presence of oxygen is called aerobic glycolysis। अभी हमने glycolysis को देखा, अभी aerobic glycolysis, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या है कि अगर ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। और ये सबसे पहले कैंसर सेल में डिस्कवर्ड हुआ था, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, ओके। नेक्स्ट सी, cancer cells or proliferating cells convert most glucose to lactate instead of that is there oxygen is present or not। कैंसर सेल्स जो होते हैं ना, या फिर प्रोलाइफरेटिंग सेल्स जो कि प्रोलाइफरेट कर रहे हैं, अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, विच मीन्स इंक्रीज इन नंबर। सेल्स अपने नंबर को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को क्या करते हैं? ग्लूकोज को चेंज कर देते हैं लैक्टेट में। ये ग्लूकोज को चेंज कर देते हैं लैक्टेट में। अभी यहाँ पे तो एरोबिक में पाइरुविक एसिड एंड एनेरोबिक में लैक्टेट था, बट सी एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में ही क्या हो रहा है? कैंसर सेल, प्रोलाइफरेटिंग सेल जो नंबर को बढ़ा रहे हैं, ग्लूकोज को लैक्टेट में चेंज कर दे रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट देयर इज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट और नॉट। ऑक्सीजन प्रेजेंट भी है वहां पे कि नहीं? अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तब तो वो तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा ना। बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विच मीन्स एनेरोबिक ग्लाइकोलिसिस में भी वो क्या कर रहे हैं? लैक्टेट का प्रोडक्शन कर दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन प्रेजेंट है फिर भी वो प्रोडक्शन कर दे रहे हैं। द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। और अगर प्रोडक्शन हो रहा है लैक्टेट का बेसिकली, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में
उसको हम एरोबिक ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में होना चाहिए पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, लैक्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, किसमें, कैंसर सेल में। Try to understand this. Next, but in the Werber effect, in the tumor cell reflects a dramatic change in the glucose uptake and sugar metabolism. Werber effect में क्या शो होता है कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ना, उनमें बहुत सारा ड्रामेटिक तरीके से चेंजेस होता है ग्लूकोज के अपटेक में और शुगर मेटाबॉलिज्म में। द सेल्स विच आर नॉर्मल नॉट प्रोलाइफरेटिंग विल नॉर्मली ऑक्सीडाइज नियरली ऑल ऑफ द ग्लूकोज। ऐसे सेल जो कि बहुत ही मीन्स नॉर्मल है और प्रोलाइफरेट नहीं कर रहे हैं, विल नॉर्मली ऑक्सीडाइज, वो नॉर्मल ढंग से, जैसे कि कोई भी एक पाथवे रन होती है, जैसे ग्लूकोज का मीन्स नीड होता है, वो उसको इंपोर्ट करेंगे ब्लड से, ठीक है, ब्लड से इंपोर्ट करेंगे और एटीपी को प्रोड्यूस कराएंगे। एटीपी कहाँ से प्रोड्यूस होगी, माइटोकॉन्ड्रिया से। ओके, नेक्स्ट, यस, सी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बट इन ट्यूमर सेल्स और अदर डेवलपिंग सेल्स, लेकिन ट्यूमर सेल्स या अदर डेवलपिंग सेल्स में क्या होता है कि द रेट ऑफ ग्लूकोज अपटेक ड्रामेटिकली इंक्रीजेस। ग्लूकोज अपटेक का जो रेट है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है, ग्लूकोज अपटेक, एंड लैक्टेट इज प्रोड्यूस, और जिससे क्या होता है, ग्लूकोज से क्या होता है, लैक्टेट प्रोड्यूस होता है, लैक्टेट प्रोड्यूस होता है। ओके, yes, lactate produce होता है, and even in the presence of oxygen, okay, absence of oxygen होना चाहिए था, absence of oxygen। अगर एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस मींस एनएरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, और एरोबिक मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो एनएरोबिक में लैक्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए था इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट इन द कैंसर सेल में क्या हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और फुल्ली फंक्शनिंग माइटोकॉन्ड्रिया भी वहां पे फंक्शन कर रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज वर्बर्ग इफेक्ट, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, वर्बर्ग इफेक्ट। सी इन द वन लाइन कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ना, या फिर डेवलपिंग सेल्स होते हैं जो कि प्रोलाइफरेट करते रहते हैं, उनमें जो ग्लूकोज का रेट होता है ना, वो नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा अपटेक करते हैं ग्लूकोज को ब्लड से, और उस पूरे के पूरे ग्लूकोज को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली वो लैक्टेट में चेंज कर देते हैं, ठीक है, और वहां पे फुल्ली फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया भी फुल्ली फंक्शनिंग होता है। इसी प्रोसेस को हम वर्बर्ग इफेक्ट बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज वर्बर्ग इफेक्ट। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर BSc, MSc and CSIR net point of view. Okay, a growing tumor needs nutrient in abundance to provide the building blocks to make new macromolecule। जो ग्रोविंग ट्यूमर है बेसिकली इतना डेंजरस है ना, तो उसको कुछ ना कुछ तो ज्यादा चाहिए, तभी तो इतना डेंजर हो रहा है, तो पूरा का पूरा बॉडी का न्यूट्रिएंट इसी को चाहिए होता है, ठीक है। प्रेफरेंस जो होती है ना न्यूट्रिएंट की, ट्यूमर सेल पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट ले लेता है अपने पास, और बिल्डिंग ब्लॉक्स टू मेक न्यू मैक्रोमोलिक्यूल, और अपने अपने अकॉर्डिंग नया मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाता है, ना कि बॉडी के अकॉर्डिंग। ट्यूमर सेल्स कंज्यूम मोर ग्लूकोज देन नॉर्मल। जो ट्यूमर सेल्स होते हैं बहुत ही ज्यादा ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं नॉर्मल के कंपेरिजन में। इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपोर्टिंग इट फ्रॉम द ब्लड से लेते हैं एट अ रेट दैट कैन बी एज मच एज 100 टाइम्स हायर देन द नाइबरिंग नॉर्मल सेल्स। जो उनके बगल में नाइबरिंग सेल्स है, विच मीन्स जहाँ पे सिग्नलिंग चल रही है, जहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्हिबिशन चल रहा है, जहाँ पे एपोप्टोटिक की पाथवे हो रही है, वहां उस नॉर्मल सेल की बात की जा रही है कि उसके कंपेरिजन में 100 टाइम्स ज्यादा, नॉर्मल सेल्स के 100 टाइम ज्यादा ग्लूकोज जो होते हैं ये प्रीफर करते हैं ट्यूमर सेल्स। C. Okay, Warburg effect so named because Otto Warburg was scientist who was first noticed this phenomena. Warburg effect इसलिए बोलते हैं ना कि Otto Warburg was a scientist, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, नोटिस किया इस फिनोमिना को। It was a very interesting and imagination their imagination power is, can say, it's a unbelievable. Okay, let's see, I have made this picture for understanding purpose to all of you. See here differentiated cells, यहाँ पे एक differentiated cells है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्लूकोज बना, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था ना, इसको मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है इधर एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, तो इसको मैंने ड्रॉ करके समझाने की कोशिश की है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड।
डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हुआ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ और पाइरुवेट, ठीक है, पाइरुवेट का फॉर्मेशन हुआ। 1 मिनट, लेट मी जूम आउट। ओके, पाइरुवेट। फिर यहाँ पे ग्लूकोज, जब ऑक्सीजन एब्सेंट था क्या हुआ, ग्लूकोज से पाइरुवेट, पाइरुवेट से लैक्टेट बना, ठीक है, लैक्टेट बना जिसको कि एनेरोबिक ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे, ठीक है। फिर ये पाइरुवेट जो गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हुआ और हमें एनर्जी मिली। बट व्हाट अबाउट द ट्यूमर सेल, ट्यूमर सेल यू कैन सी हियर, या तो प्रेजेंट हो ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट हो, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट या ऑक्सीजन एब्सेंट। फिर भी क्या हुआ, ट्यूमर सेल ने क्या किया, खुद को ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाया और पाइरुवेट से 85, कैन यू अंडरस्टैंड, 85% आउट ऑफ 100 इसने लैक्टेट का फॉर्मेशन किया, पूरे के पूरे ग्लूकोज को चेंज कर दिया लैक्टेट को। हमारी बॉडी की जो प्रेफरेंस न्यूट्रिएंट है वो ग्लूकोज है, बट इसने पूरा का पूरा लैक्टेट में चेंज कर दिया कैंसर सेल और ट्यूमर सेल ने, और एरोबिक ग्लाइकोलिसिस इसको बोलते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द वर्बक इफेक्ट एंड आई होप आपको सारा का सारा समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ द एक नया कंसेप्ट बच गया है जिसको बोलते हैं एनवाइकिस, जो कैंसर सेल की ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज होती है, कैंसर सेल प्रॉपर्टी एनवाइकिस। एनवाइकिस की मीनिंग क्या होती है, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाती हूँ और समझने की कोशिश करना कि मैंने एक सेल ड्रॉ किया। ओके, हियर इज अ सेल, सपोज यहाँ पे एक सेल क्या हुई, एक सेल में डैमेज हुआ, ठीक है, कोई भी इंटरनल डिसऑर्डर हुआ जो कि जिसने बताया कि यहाँ पे सिग्नलिंग बहुत ही डेंजर है, ओके, और या तो फॉल्टी सेल्स है। अब क्या कराएगा, इवेंचुअली ये लीड कराएगा एपोप्टोसिस, मतलब इस सेल को क्या कराएंगे, इस सेल को बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है, और इसको क्या कराएंगे, पीसीडी कराएंगे, इसका मीन्स सेल डेथ करवाएंगे। और जो हेल्दी सेल्स होंगे ये इनको फिर से क्या कराएंगे, प्रोग्रेशन के लिए भेज देंगे, प्रोग्रेशन के लिए, फंक्शनिंग, जिससे कि वो क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो एनवाइकिस की मीनिंग क्या होती है, कैंसर सेल एस्केप फ्रॉम एनवाइकिस। कैंसर सेल ये भी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, इनहिबिट कर जाते हैं और एनवाइकिस से बचते हैं। अगर उनमें फॉल्टी सिग्नल्स होते हैं उनके पास, ठीक है, डिसऑर्डर होते हैं, तो उनको इवेंचुअली एपोप्टोस करना चाहिए, बट वो नहीं करते, तो वो छुप के रहते हैं। इनवाइकिस इज अ फॉर्म ऑफ पीसीडी, ये प्रोग्राम सेल डेथ या सेल डेथ का एक फॉर्म होता है इनवाइकिस, ओके। डेथ अपॉन डिटैचमेंट भी इसको बोलते हैं, डेथ अपॉन डिटैचमेंट, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे पिक्चर शेयर की है, इंसर्ट की है, सॉरी, ओके, zoom it for you. Yes, see here, यहाँ पे कैंसर सेल, यहाँ पे देखो लॉस ऑफ इंटीग्रीन अटैचमेंट। इंटीग्रीन क्या होता है, व्हाट इज इंटीग्रीन, इंटीग्रीन एक कैम है। अब कैम क्या है, कैम एक सेल एडिशन मॉलिक्यूल है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल। अब सेल से कुछ भी चिपक के रखेगा ना, कोई भी चीज तो ऐसा होगा ना जो जिसको कि सेल से चिपकना पड़ेगा, जिसमें न्यूक्लियस सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो कुछ तो एडेरेंस के लिए चाहिए, है ना, तो वहां पे सेल एडिशन मॉलिक्यूल है। फॉर मीन्स बेसिकली हम अभी के लिए ऐसे समझ सकते हैं, तो इंटीग्रीन क्या है, एक सेल एडिशन मॉलिक्यूल है, ठीक है। सी हियर इट्स अ इंटीग्रीन, जिससे सेल क्या है, अटैच्ड है, एक तरीके से ये सेल्स है अटैच्ड है। सपोज किसी सेल में फॉल्ट हो गया, ठीक है, इसमें सपोज फॉल्ट हो गया, अब इनको क्या कराएंगे, एनवाइकिस करवाएंगे, एनवाइकिस कराने के बाद मीन्स इनको डिटैच करा देंगे यहाँ से, इन सेल को डिटैच कराने के बाद इनको क्या करेंगे, एपोप्टोसिस करवा देंगे, उनका सेल डेथ करवा देंगे, सेल डेथ हो जाएगी। यहाँ पे लाइसोसोमल डिग्रेडेशन मीन्स लाइसोसोम उसको फैगोसाइटोज कर लेगा, और अब डिफरेंट एंजाइम, क्योंकि लाइसोसोम हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ
प्रोटियोलाइटिक एंजाइम और उसको डिजेनरेट करने का या डिस्ट्रॉय करने का उस सेल को काम करेंगे। या फिर सेल डेथ चल रही है पाथवे एपोप्टोसिस, तो परफोरिन ग्रेन एंजाइम पाथवे चलेंगे जो कि पोर क्रिएट कर देंगे और वहां पे जाकर के सेल की डेथ हो जाएगी। ओके, और जो हेल्दी सेल होंगे वो क्या कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द function or properties of cancer cell along with the Warburg effect and Enriquez. So it was a part second. Okay guys, so its cancer topic is a very huge in for the understanding purpose, and still the part third is about to come for you all, and it will be including all the genes about the about cancer related genes, cancer critical genes, proto onco genes, means उसमें सारे के सारे genes होंगे कैंसर से रिलेटेड। और वो पार्ट जो है पार्ट थर्ड वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द लास्ट वीडियो, फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड यस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स which I have to say. Okay, thank you for watching, and please just stay tuned with me for that video. Okay, thank you for watching.